अच्छा खासा सीन क्रिएट हो चुका था मॉल में। बाकी की पलटन भी वहां आ गई। तमाशा देखकर कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। बाहर से सिक्योरिटी गार्ड भी दौड़कर अंदर आने लगे, जिन्हें अथर्व ने रोक लिया। उन पांचों लड़कों का सरदार राजू, जो काफी देर से नीचे पड़ा हुआ था, वो एकदम से उठा और उसने पीछे से अदिति का टॉप पकड़कर खींच दिया, जो चर्र की आवाज के साथ फट गया। ये देखकर अद्वैत और ग्रंथ गुस्से से दहाड़ पड़े। बाकी लड़कों का भी खून खौल गया। वो आगे बढ़ पाते तभी अदिति को देखकर उनकी आंखें बटन की तरह खुली रह गई। उनकी ही क्यों, बाकी सबकी भी, और उस राजू और उसके चमचों की भी, क्योंकि अदिति ने नीचे एक और टॉप डाला हुआ था। वो अपने चेहरे पर राक्षसी स्माइल लाते हुए बोली, सरप्राइज, ठंड बढ़ गई है ना? तो डबल टॉप। फिर गुस्से से, साले हराम के पिल्ले, लड़की की इज्जत पर हाथ डालकर उसे कमजोर समझ रहा था। इतना कहकर अदिति ने अपने जूते में से एक चाकू निकाल लिया और राजू की हथेली में घुसाकर आर पार कर दिया। पूरा मॉल उसकी चीख से गूंज उठा। तभी अदिति ने चाकू वापस निकाल लिया और उसकी गर्दन पर रखकर बोली, बोल, काट डालूं साले गर्दन, बोल कुत्ते, निकाल दूं तेरी सारी नलियां बाहर। सब लोग जो तमाशा देख रहे थे, वो अब सख्ते में आ गए थे। राजू के चमचे उससे कोसों दूर जाकर दुबक गए थे। तभी अथर्व आगे बढ़ा और अदिति से चाकू लेकर बोला, बस अदिति, बाकी का हम देख लेंगे। अदिति अथर्व के गले लग गई और शांत होने लगी। तभी कुछ आदमी आ गए और राजू समेत उसके लड़कों को घसीटते हुए वहां से ले गए। टिया भी सब कुछ देखकर वहां से भाग गई थी। अद्वैत और बाकी भाई बहन आकर आद्या से चिप गए। तब अदिति चिल्लाने लगी और सबको दूर झटक कर बोली, मुझसे मत चिपका करो तुम सब। उसकी नजर ग्रंथ पर पड़ी, जो एकटक उसे देख रहा था। वो दंदनाते हुए उसके सामने गई और उसे घूरते हुए बोली, मैं तुमसे ही लेने आ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी दोबारा मुझे किसस? आगे के शब्द अदिति के मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि ग्रंथ ने उसे खींचकर अपने सीने से चिपका लिया था। अदिति ने महसूस किया उसका दिल रेलगाड़ी की स्पीड से धक रहा था, इसलिए उसके नॉर्मल होने के बाद लड़ूंगी सोचकर वो चुप रही। वहीं उसके पीछे खड़े सब भाई बहन अदिति को और ग्रंथ को ऐसे चिपके देखा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे, और अथर्व मुस्कुरा रहा था। मॉल में बड़े तमाशे के बाद जब अदिति ग्रंथ से लेने पहुंची तो उसने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि अदिति उसके लिए क्या अहमियत रखती है, वो किस कदर उसको चाहता है। उसे यही भय सता रहा था कि अपनी आबरू पर ऐसे हमला होते देख कहीं अदिति मानसिक रूप से डिस्टर्ब ना हो जाए, जिससे उसका चुलबुलापन खत्म हो जाए, या फिर वो भी बाकी लड़कियों की तरह डरी सहमी सी रहने लगे। लेकिन अदिति के वहशी रूप को देखकर उसे अंदाजा हो चला था कि अदिति जरूरत पड़ने पर अपने बचाव में सामने वाले की जान तक निकाल सकती है, जो कि उसकी नजरों में सही भी था। वो तो शिविका को भी ऐसा ही बनाना चाहता था, लेकिन शिविका अंदरूनी तौर पर इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन उसे एडविट जैसा प्रोटेक्टर, प्यार करने वाला लड़का मिल गया था, जिस वजह से शिविका की तरफ से वो अब निश्चिंत हो चुका था। ग्रंथ अदिति को खुद से चिपकाए खड़ा ही था कि तभी अदिति ने उसके पेट में उंगली चुभाई, जिससे वो उछिककर उससे दूर हटा और बोला, क्या है, अब तो सिर्फ गले लगाया था, कुछ और थोड़ी कर रहा था। तब अदिति उसे ब्लैकमेल करते हुए बोली, मैं मम्मी को बताऊंगी कि तुमने वहां ट्रायल रूम में क्या किया था मेरे साथ, इसलिए पहले ही मुझे रिश्वत में चॉकलेट आइसक्रीम और एक पनीर वाला पिज्जा खिला दो, वरना मेरी माँ तुम्हें बहुत कूटेगी। तब ग्रंथ उसे देखकर हंसते हुए बोला, पिज्जा तो मैं 2 खिला दूंगा, बदले में मुझे वो अधूरा काम पूरा करना है जो वहां रह गया था। अदिति ने उसे एक मुक्का पेट में मारा और उससे दूर हटकर जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा सब भाई बहन उन दोनों को ही घूर रहे हैं। अद्वैत अदिति से बोला, हमारे चिपकने से तुझे कांटे चुभते हैं क्या? तब अदिति मुंह बनाकर बोली, पहले पिज्जा खिलाओ मुझे, मैं एक्शन करके थक गई हूँ। और तुम भी चपट गंजू, अदिति ने ग्रंथ से कहा। तब अथर्व बोला, सबकी शॉपिंग हो गई है तो लाओ मेरा कार्ड, मैं बिल पे करके आता हूँ। तुम सब जाकर सामने वाले रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर कर लो। सारी पलटन वहां से चली गई। फिर अथर्व ने बिल पे किया। आज बच्चों ने उसे पूरा लूट लिया था। 4 करोड़ बिल देखकर अथर्व मन में बोला, आज के बाद किसी की मासूमियत पर नहीं पिघलेगा अपन। बच्चा लोग भी शैतानी खोपड़ी के हैं, रहम ही नहीं खाते मुझ मासूम पर। कोई नहीं, इन सब उग्रवादियों से बदला लूंगा। 3 बजे हुए थे जब सबने लंच किया।
सब लोग अब वापस हवेली के लिए निकल गए, जहां पर रोहिणी को घर लाने की तैयारी चल रही थी। आराध्या भी आदित्य लोगों के साथ गई हुई थी। रोहिणी का बाकी ट्रीटमेंट अब घर पर होने वाला था। ग्रंथ शिविका को छोड़ने घर गया था। अथर्व ने दिल्ली में अपने तीनों बापुओं को ग्रुप वीडियो कॉल किया हुआ था। तीनों ने ही पहले उसे कार्ड चुराने के लिए डांटा और फिर आगे बात करने लगे। उसके आसपास बैठे सब बच्चों के साथ बड़े लोग भी हैरान थे कि अथर्व ने प्रीतम जी, विराट जी और ललित जी तीनों के कार्ड चुरा लिए थे। तब अद्वैत फोन के सामने आकर बोला, मुझे तो तभी शक हो गया था दादाजी की जरूर इन्होंने कुछ तिगड़म बिठाया है, जब कल ये अपने कोट की जेब में हाथ डालकर खुश हो रहे थे। तब विराट जी अद्वैत से बोले, नालायक के नालायक, तू ये हमें अब बता रहा है, तब नहीं बता सकता था। तब अद्वैत अथर्व को तिरछी स्माइल देते हुए बोला, दादू आप शायद नालायक के खलनायक बोलना चाह रहे थे, है ना? तब विराट जी उसकी पर्सनैलिटी का गुड गोबर करते हुए बोले, नहीं, मैं तुझे और तेरे बाप दोनों को नालायक कह रहा हूँ। तब प्रीतम जी और ललित जी हंसने लगे। अथर्व और अद्वैत का मुंह एक जैसा बना हुआ था। बाकी बच्चे भी हंस रहे थे। अथर्व ने दिल्ली में अपने तीनों बापुओं को ग्रुप वीडियो कॉल किया हुआ था। तीनों ने ही पहले उसे कार्ड चुराने के लिए डांटा और फिर आगे बात करने लगे। उसके आसपास बैठे सब बच्चों के साथ बड़े लोग भी हैरान थे कि अथर्व ने प्रीतम जी, विराट जी और ललित जी तीनों के कार्ड चुरा लिए थे। तब अद्वैत फोन के सामने आकर बोला, मुझे तो तभी शक हो गया था दादाजी की जरूर इन्होंने कुछ तिगड़म बिठाया है, जब कल ये अपने कोट की जेब में हाथ डालकर खुश हो रहे थे। तब विराट जी अद्वैत से बोले, नालायक के नालायक, तू ये हमें अब बता रहा है, तब नहीं बता सकता था। तब अद्वैत अथर्व को तिरछी स्माइल देते हुए बोला, दादू आप शायद नालायक के खलनायक बोलना चाह रहे थे, है ना? तब विराट जी उसकी पर्सनैलिटी का गुड गोबर करते हुए बोले, नहीं, मैं तुझे और तेरे बाप दोनों को नालायक कह रहा हूँ। तब प्रीतम जी और ललित जी हंसने लगे। अथर्व और अद्वैत का मुंह एक जैसा बना हुआ था। बाकी बच्चे भी हंस रहे थे। अथर्व ने मोबाइल स्क्रीन को घूर कर देखा तो ललित जी बोले, बिल्ले, घूर क्या रहा है? तब अथर्व गौर से प्रीतम जी को देखकर बोला, प्रीतम पापा, मुझे आपकी हंसी फेक लग रही है, कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा है वहाँ? प्रीतम जी झेपते हुए बोले, नहीं तो, यहाँ पर कोई भी घोटाला नहीं हो रखा है। अच्छा तू ये बता कब आ रहा है? वो बात बदलते हुए बोले तो अथर्व बोला, आ तो हम परसों रहे थे, लेकिन आपके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, तो हम कल शाम को आ रहे हैं। चलिए, ठीक है फिर, कल शाम को मिलते हैं बापू। ममा, ये किस्सी, मेरी तीनों माताओं को ट्रांसफर कर दीजिए। बढ़िया मौका दे रहा हूँ गुल खिलाने का। अथर्व ने फोन काट दिया। तब ललित जी और विराट जी ने तो अपनी बीवियों की तरफ देखा जो अपनी बहुओं के साथ दिन की तैयारी करवा रही थी। वहीं प्रीतम जी परेशान हो गए। वीडियो कॉल सिर्फ अथर्व ने कट की थी, वो तीनों अभी भी कॉल पर थे। ललित जी प्रीतम जी से बोले, प्रीतम क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तब प्रीतम जी बोले, ये आदिमानव ही सारी परेशानी है फिलहाल, तो तुम लोग आ जाओ, यहाँ मिलकर बात करते हैं। इतना कहकर उन्होंने भी कॉल कट कर दिया। तब विराट जी बोले, ललित तुझे पता है बात क्या होगी? तब ललित जी बोले, नहीं पता, लेकिन ये अपनी उस इमरजेंसी मीटिंग से आने के बाद ही परेशान है, चल जल्दी आ जा, फिर पता चल ही जाएगा। फोन काटकर ललित जी और विराट जी दोनों ही अपने अपने घर से निकल पड़े सूर्यवंशी मैंशन के लिए, जो 2 मिनट की दूरी पर था। वहीं अथर्व फोन कटने के बाद सोचने लगा कि क्या बात हो सकती है जिससे उसके बापू परेशान हैं। उसकी नजर सामने बैठे खुद को घूरते राकेश पर पड़ी तो वो चिढ़ते हुए बोला, क्या है, ऐसे क्या घूर रहे हैं आप? तब राकेश बोला, कुछ नहीं, बस यही देख रहा था कि अपने जन्म देने वालों की परेशानी तो तुम्हें दिखाई नहीं देती, बाकी दुनिया के सब लोगों के चेहरे पर लेते हो तुम। तब अथर्व मीनल जी से बोला, दादी देख लो अपनी इस औलाद को, फिर आप कहोगी कि मैंने इस आदमी को बच्चों के सामने सुना दिया। सभी बच्चों ने राकेश को देखा और फिर अथर्व को। तभी ग्रंथ हॉल में आते हुए बोला, डीबी में आ गया, चलिए चलते हैं। तब अद्वैत भी झट से खड़ा हो गया और बोला, हाँ हाँ, चलो पापा, थोड़ा टहलकदमी करके आते हैं। तब ऋषभ बोला, वो चहलकदमी होता है अभी?
तब अद्वैत बोला, लेकिन हम टहलने जा रहे हैं तो मैं तो टहलकदमी ही बोलूंगा। बाकी पलटन नहीं जानती थी कि वो तीनों कहाँ जा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने थके होने का बहाना किया। अथर्व ग्रंथ और अद्वैत के साथ वहां से चला गया। उन्हें जाते देख राकेश बड़बड़ाते हुए बोला, दोनों बाप बेटे हिंदी भाषा की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तब अदिति बोली, अभी साइंस की भी ऐसी तैसी करके रखता है खूसत बुढ़े, मतलब दादाजी। अथर्व लोग तो निकल लिए थे किसी की मैयत का इंतजाम करने, लेकिन दिल्ली में सूर्यवंशी मेंशन में प्रीतम जी, विराट जी, ललित जी, करणवीर जी के साथ गहन चर्चा में लगे थे। सारी बात बताकर प्रीतम जी बोले, अब आप तीनों ही बताइए इस आदिमानव को ऐसे मैटर से दूर कैसे रखे। विनोद का कहना है कि अर्थ ही इस मिशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है, लेकिन 21 साल पहले इसने जो हमारी हालत पतली की थी, ऐसे हालात से दोबारा गुरजने की स्थिति में हम या फिर प्रिया जी नहीं हैं। हम दोनों ही क्यों, विद्या भाभी भी नहीं है और ललिता भाभी तो हमारी टांगे तोड़ देंगी अगर ये बिल्ला ऐसे मैटर में फंसा तो। अब आप सब बताइए हमारे तो क्या करें। पीएम अथर्व से मिलकर उसे इस मिशन में उतारना चाहते हैं, उन्हें कैसे रोके हम। तब करणवीर जी बोले, लेकिन अर्थ का फर्ज यही है कि वो इस हमले को होने से रोके, वरना हजारों जाने जाएंगी, जिसके बाद हम जनता को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ऊपर से उनका विश्वास हमारी सरकार पर से उठ जाएगा। एक बार इस बागडबिल्ले को आने देते हैं और उससे साफ साफ कह देंगे, अपनी सेफ्टी की गारंटी देगा तभी हम इसे ये मिशन करने देंगे, वरना दूसरी टीम तैयार करना। प्रीतम जी ने हाँ में सिर हिलाया और बोले, पापा, हमें सबसे पहले इसकी त्रिमाताओं से इजाजत लेनी पड़ेगी, तभी इससे बात करेंगे। वैसे तो वो नालायक परसों आ रहा था, लेकिन समझ गया है कि कुछ बात जरूर है, इसलिए कल ही आ रहा है। उससे पहले ही हमें तीनों औरतों से बात करनी होगी। विराट जी और ललित जी ने हामी भरी। पहले जहां अकेले प्रीतम जी परेशान थे, अब करणवीर जी के साथ विराट जी और ललित जी भी परेशान हो चुके थे। वहीं मुंबई में अथर्व अद्वैत और ग्रंथ के साथ अपने अड्डे पर पहुंचा, जहां पर वो पांचों लटके ऊपर की तरफ बंधे हाथों से लटक रहे थे। ग्रंथ तो उन पर गुस्से से झपट पड़ा और सबको पीटकर अपना गुस्सा उतारने लगा। एडविट आराम से सब कुछ देखने लगा। तब अथर्व उससे बोला, तू नहीं हाथ साफ करेगा क्या इन पर। तब एडविट बोला, अपन का स्टाइल अलग है पापा, ग्रंथ को अपनी भड़ास निकालने दीजिए, फिर मैं अपना आइडिया दूंगा। अथर्व उस तरफ चला गया जहां पर औजार रखे हुए थे। वहां पर आगे का नजारा बेहद खतरनाक होने वाला था। फिलहाल तो वहां पर ग्रंथ पीटने और उन लोगों की दर्द भरी आवाजें गूंज रही थी। सॉरी गाइस, मैं रोज चैप्टर नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप रोज चैप्टर दे सकूं। मुझे पता है अथर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज का भाग कैसा लगा आपको और किस वजह से परेशान है प्रीतम जी? क्या अथर्व इस नई मुसीबत से सबको बचा पाएगा? क्या वह इसमें अद्वैत और ग्रंथ को भी शामिल करेगा? अथर्व लोगों के जाने के बाद मोहन जी ने राकेश को समझाया कि अथर्व के साथ बेकार की बहसबाजी ना करे। तब राकेश बोला, पापा, उसकी अपनी माँ यहाँ पर तकलीफ में पड़ी हुई है और उसे वहाँ जाने की पड़ी है। तब अदिति तुनकते हुए बोली, हाँ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा हमारे दादू परेशान हैं, जो हर वक्त हंसते रहते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं। वो खुद परेशान है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। वो होम मिनिस्टर हैं इस देश के, क्या पता कितनी बड़ी परेशानी हो गई होगी। आप क्या समझोगे जिम्मेदारी क्या होती है, जिन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई कभी। अदिति वहां से जाने लगी, तभी वो रुक गई और सबसे बोली, और हाँ, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके लगाए गार्ड का फोन आने से पहले ही उन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ पर किसी के साथ कुछ हुआ है। जब यहाँ दादी का एक्सीडेंट हुआ था, तभी वहाँ पापा की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई थी, और उन्होंने सबको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। वो आप लोग ही हैं जिन्होंने पहले उन्हें पराया किया था। हर चीज का दोष मेरे पापा पर डालने की जरूरत नहीं है, समझे, वरना हम आगे से यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। अदिति वहां से चली गई थी। तब राकेश बोला, अपने बाप पर गई है ये लड़की। तब मीनल जी उसे सख्त तरीके से समझाने लगी, जिससे राकेश का मुंह बन गया। वहीं दूसरी तरफ ग्रंथ ने अपनी पूरी भड़ास निकाल ली थी, जिसका नतीजा ये हुआ, उन पांचों लड़कों में से 3 के हाथ टूटे और 2 के कंधे का जोड़ हिल गया। अथर्व भी एक भारी भरकम मेज को घसीट कर ले आया था, जिसमें पहिए लगे थे और उस पर एक से एक औजार सजे हुए थे।
अथर्व अद्वैत से बोला, चितकबरे तू भी कर ले कुछ या फिर यहाँ इन्हें निहारने आया है। तब अद्वैत बोला, ग्रंथ तेरा हो गया ना। तब ग्रंथ बोला, हाँ बाकी तो इन्हें मारकर हो जाएगा। ग्रंथ के मुंह से मारने की बात सुनकर वो पांचों लड़के डर गए। उनमें से राजू के चमचे बोले, तुम हमें मार दोगे, हमने तो कुछ किया भी नहीं था, हम तो बस उस लड़की को डराने आए थे, प्लीज हमें जाने दो, हम फिर कभी किसी लड़की को देखेंगे तक नहीं। तब ग्रंथ बोला, अच्छा उसके कपड़े खींचकर तुम लोग उसे डरा रहे थे। तब उनमें से दूसरा लड़का बोला, भाई देखो हमें तो बस पैसे मिले थे उस लड़की को डराने के लिए। और तभी अद्वैत बोला, पैसे? किसने पैसे दिए तुम लोगों को? तब वो लड़का बोला, हम लोग तो उस मॉल की पार्किंग में तारीबाजी कर रहे थे, तब एक छोकरी हमारे पास आई थी और फोटो दिखाकर हमसे बोली कि हमें उस लड़की को बुरी तरह डराना है जिससे वो किसी से भी नजर उठाकर बात तक ना कर सके, बदले में हमें 1 लाख देगी। तो बस इसीलिए हम, किसी लड़की ने अदिति को मेंटली तोड़ने के लिए उन लड़कों को भेजा था, कहीं ये अलीशा का काम तो नहीं। यही सोचकर ग्रंथ अद्वैत से बोला, अभी तेरे पास क्या दी की सगाई की फोटोज हैं? तब अद्वैत ने अपने फोन में उसे फोटोज निकाल कर दी तो अद्वैत ने एक फोटो निकाली जिसमें अलीशा सिद्धार्थ और किया के साथ थी। उसने अलीशा की फोटो को जूम किया और उन पांचों को दिखाकर बोला, क्या ये लड़की थी वो जो तुम्हारे पास आई थी? तब उन सब लड़कों ने ना में सिर हिला दिया। तभी अथर्व बोला, चलो बे, मॉल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगी वो कौन है। अभी तू भी अपने हाथ साफ कर ले, फिर मैं तुझे एक नई ट्रिक सिखाऊंगा टॉर्चर करने की। तभी एक लड़का घबराते हुए बोला, अंकल जी प्लीज हमें जाने दीजिए, मेरी माँ अकेली है घर पर, वो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती, वो मर जाएगी अगर मैं उनके पास नहीं गया तो, प्लीज मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तब अथर्व उसे घूरते हुए बोला, तेरी ऐसी ओछी हरकतें जानकर क्या वो जी जाएंगी, जब उन्हें तेरा काम पता चलेगा तो वैसे ही मर जाएगी शर्म से। उस लड़के का सिर झुक गया। बाकी 3 लड़के जो उसी लड़के के हम उम्र थे वो सब भी पछताते हुए आंसू बहा रहे थे, लेकिन वो राजू जो शक्ल से ही जानवर दिख रहा था, वो अथर्व और दोनों लड़कों को घूर रहा था। तब अथर्व बोला, तुम चारों लड़कों को अगर बचना है तो इसका सारा कच्चा चिट्टा खोल डालो। तब उन चारों लड़कों ने पट पट सब बोलना शुरू कर दिया, जैसे कि राजू एक रेड लाइट एरिया का आदमी है जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें कोठे पर बेच देता है। तब अथर्व उन चारों लड़कों से बोला, ठीक है, तुम चारों जाओ और कल सुबह मुझे 10 बजे तारांकन कैफे में मिलना, अगर मेरे लिए काम जो कि साफ सुथरा काम होगा करोगे तो अच्छी तनख्वाह मिलेगी। बोलो है मंजूर? चारों लड़कों ने अथर्व को देखा और बोले, जी अंकल, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें काम भी चाहिए, तो हम जरूर आएंगे। बस फिर अथर्व ने अपने एक गार्ड को उन चारों को ही ले जाने के लिए कहा। तब ग्रंथ बोला, आपको नहीं लगता उन्हें छोड़कर आप गलती कर रहे हैं? तब अथर्व बोला, नहीं, अगर उन्हें सच में जरूरत होगी तो वो जरूर आएंगे, मैंने अपने सभी आदमियों को ऐसे ही इकट्ठा किया हुआ है, चलो इस हरामखोर को कोठे पर बिठाते हैं। तभी अद्वैत बोला, रुकिए पापा, पहले मैं इसकी आंखों में वो खौफ तो देख लूं जो ये मेरी बहन की आंखों में लाना चाहता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना कहकर अद्वैत राजू की तरफ बढ़ गया। तब अथर्व 2 कुर्सी खींचकर ग्रंथ की तरफ बैठने का इशारा कर खुद बैठते हुए बोला, बैठ जा ग्रंथ, देखते हैं ये चितकबरा अब क्या करता है। अद्वैत ने 2 गार्ड को आवाज लगाकर बुलाया और राजू को मेज पर आधा झुकाकर उसके हाथ रस्सियों से मेज के पैरों से बंधवा दिए। ये सब देखकर राजू चिल्लाते हुए बोला, ए लड़के, क्या करना चाहता है तू? तब एडविट हंसते हुए बोला, जो तू सोच रहा है वही करने वाला हूँ कुत्ते। इतना कहकर अद्वैत गार्ड से बोला, पैंट उतारो इस घोंचू की। अथर्व और ग्रंथ बैठे अद्वैत को देख रहे थे कि वो क्या करने वाला है। कुछ ही देर में राजू की पैंट और अंडरवियर उसके पैरों में पड़ा था और वो चिल्ला रहा था। वहीं अथर्व और ग्रंथ को लग रहा था कि अद्वैत जरूर उसे ब्रूटली टॉर्चर करने वाला है, जिसे सोचकर दोनों ही इधर उधर देखने लगे। तभी उन दोनों की आंखें फैल गई और वो दोनों ही घबराते हुए खड़े हो गए। राजू तो पहले ही चिल्ला रहा था। तभी अथर्व अद्वैत को डपटते हुए बोला, अबे नालायक, ये क्या कर रहा है, पहन अपनी पैंट वापस। ग्रंथ भी अद्वैत के पास भागा जिसने अपनी पैंट का बटन खोल दिया था। ग्रंथ उसे पकड़ते हुए बोला, अब ये क्या गंदी हरकत कर रहा है तू?
तभी अद्वैत उनके मजे लेते हुए बोला, मैं अकेला ही थोड़े कुछ करूंगा, आप दोनों भी करोगे, चलो उतारो आप भी अपनी पैंट और चड्डी। तब अथर्व उसके पास आकर उसे डांटते हुए बोला, गधे, इसे टॉर्चर करने के और भी तरीके हैं। वो देख, मेज पर सब सिस्टम लगा हुआ है, तुझे खुद ये अश्लील हरकत करने की जरूरत नहीं है। तब ग्रंथ बोला, हाँ भी, मैं मेरी बहन की शादी साफ सुथरे लड़के से करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था तेरी ऐसी फैंटेसी भी है। अब शिविका की शादी तुझसे नहीं होगी। तभी अद्वैत बोला, अरे यार आप दोनों मेरी बात तो सुनिए, मैं बस इसके ऊपर हल्का हो रहा था, वो सब नहीं कर रहा था। आप दोनों ने मुझे ये समझ लिया है क्या, और आप दोनों को भी यही करने को कह रहा हूँ मैं। तब अथर्व अद्वैत को खींचकर सामने बने बाथरूम की तरफ धकेलते हुए बोला, नालायक, वो रहा बाथरूम, जो भी करना है वहां कर, क्या गधा कहीं का। अद्वैत ने हंसते हुए अपनी पैंट बंद कर ली और फिर मेज से वो भयंकर औजार उठाकर राजू की तरफ बढ़ गया। उसके बाद जो राजू की चीखें वहां गूंजी, उससे गार्ड लोगों ने भी अपने कान ढक लिए। जल्द ही तीनों ने मिलकर उसका काम तमाम किया और वहां से हवेली जाने के लिए निकल लिए। रास्ते में गाड़ी में अथर्व अद्वैत को घूरते हुए बोला, नालायक, कल तक तो तुझे फिजिकल रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता था और आज सचमुच का गधा बनकर खड़ा हो गया था तू। तब अद्वैत बोला, कल तक नहीं पता था, लेकिन अब मुझे सब पता है, मैंने लाइव देखा है। अद्वैत की बात सुनकर ग्रंथ और अथर्व दोनों जोर से चिल्लाए, क्या? तब अद्वैत बोला, अरे दोनों चिल्लाकर मेरे कान फाड़ दो। तब ग्रंथ उसे घूरते हुए बोला, लाइव कहाँ देख लिया तूने? तब अद्वैत बोला, मेरा मतलब है, कॉलेज में कुछ लड़के बाथरूम में छिपकर मोबाइल में वो सब देख रहे थे, तब देख लिया था, कुछ गलत कर दिया क्या? तब अथर्व बोला, हाँ, गलत ही किया है, जिसकी सजा ये है कि तेरी शादी अब शिविका से नहीं होगी। बस फिर क्या था। ग्रंथ और अथर्व दोनों ही पूरे रास्ते अद्वैत के मजे लेते आए और अद्वैत चिल्लाता रहा। वहीं हवेली में सबने रोहिणी का स्वागत किया जो व्हीलचेयर पर आ चुकी थी। रोहिणी ने जब सब में अथर्व को नहीं देखा तो वो उदास हो गई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। आदित्य उसे अंदर हॉल में लेकर आया। तब रोहिणी बोली, मुझे कुछ देर यहीं रहना है। वो सोच रही थी कि शायद अथर्व उसे दिख जाए, क्योंकि कमरे में तो वो उसे देखने आएगा नहीं। तब आदित्य बोला, माँ आपको ज्यादा देर बैठना नहीं है। तभी आरती बोली, मैं जरा रूम की बेडशीट वगैरह बदल कर आती हूँ, तब तक आप बैठ जाए माँ। 2 मिनट ही हुए थे जब बाहर से अद्वैत अथर्व के पीछे कमर पर लटकते हुए उसे मनाते हुए आ रहा था। सबने उनकी तरफ देखा। रोहिणी को देखकर अद्वैत जल्दी से अथर्व के ऊपर से उतरकर उसके पास जाकर बैठ गया और उसका हाल चाल लेने लगा। वहीं अथर्व ने जब रोहिणी की नजरों को खुद पर चिपका पाया तो वो चिढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे में जाते हुए आराध्या से बोला, डार्लिंग बीवी, लोगों की सेवा कर ली हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम कल वापस जा रहे हैं। इतना कहकर अथर्व ऊपर चला गया। तब आराध्या पीछे से बोली, पर हम तो परसों जा रहे थे ना। तब अदिति बोली, मम्मी, दादू को कुछ परेशानी हुई है, तो इसलिए हम कल ही जा रहे हैं। तब आराध्या भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कुछ टाइम बाद रोहिणी को भी उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। हवेली में डिनर के बाद हॉल के बीचों बीच शॉपिंग बैग्स का ढेर लगा हुआ था। अथर्व ने अपने तीनों परिवार वालों के बैग्स एक तरफ छांट कर रखे और फिर एक एक करके सब हवेली वालों को उनके लिए लाए कपड़े देने लगा। राकेश, आदित्य और रोहिणी को छोड़कर अथर्व सबके लिए कपड़े लाया था। ये सब देखकर आदित्य के मन में थोड़ी सी टीस जरूर हुई थी, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान अपने लैपटॉप में लगा लिया, जिस पर वो एक जरूरी प्रोजेक्ट कर रहा था, जो रोहिणी के हॉस्पिटलाइज होने से बीच में ही रह गया था। सबको बाइक्स देकर अथर्व बोला, ये सारे गिफ्ट मेरे बापू की तरफ से हैं आप सबके लिए। वो क्या है ना, आजकल उनके फेफड़े काफी धक रहे थे आप सबके लिए, तो इसलिए मैंने उनके कार्ड से आप सबके लिए खरीद लिए। राकेश ने कनखी नजरों से अथर्व को देखा और फिर आरती से बोला, आरती, रोहिणी को दवाई उसे खिला दो जाकर, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। तब आरती जी पापा कहकर वहां से चली गई। अगले दिन सुबह सब नाश्ता कर रहे थे। अद्वैत अथर्व से बोला, पापा, हमारी फ्लाइट आधा घंटा लेट होगी, तो हम 10:30 बजे यहाँ से चलेंगे। तब अथर्व बोला, शिट, इसका मतलब 1:30-2 बजे तक हम वहां पहुंचेंगे। फिर मन में बोला, मतलब मुझे घर के बाहर से ही भागना होगा। तब आराध्या बोली, कुछ प्रॉब्लम है क्या?
तब अथर्व बोला, मेरी मीटिंग है 2:30 बजे, एयरपोर्ट पहुंचते ही मैं मीटिंग के लिए निकल जाऊंगा, तुम सबके साथ घर चली जाना। आराध्या ने हाँ में सिर हिला दिया। आरती रोहिणी को नाश्ता करवाकर आ रही थी। तभी आदित्य राकेश से बोला, पापा, मैं सोच रहा था कि माँ की देखभाल के लिए किसी को हायर कर लूं, जो सिर्फ माँ का ध्यान रखे, जैसे उनकी डाइट, दवाई, कपड़े और वॉशरूम वगैरह। अब नेहा थक जाती है इतना काम करने में। अथर्व ने घूरकर आदित्य को देखा और बोला, हाँ, सारा काम यही तो करती है, ध्रुविका और रागिनी तो कुछ करती ही नहीं। तब आदित्य अथर्व से बोला, मैंने कब कहा कि ध्रुविका और रागिनी काम नहीं करती? तुम हर वक्त लेने के लिए तैयार कैसे रहते हो? बात को भी समझ लिया करो। आरती खुद की हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे पाती है और मेरा भी सारा काम उसे ही करना होता है। ऐसे में माँ के लिए थोड़ी सी भी लापरवाही घातक हो सकती है। अच्छा, और आदित्य के मुंह से बार बार माँ शब्द सुनकर चिढ़ गया। फिर वो बोला, अपना गठरीला मुंह कुछ देर के लिए बंद रखो, और हाँ, माँ के लिए जिसे भी रखना, उसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके रखना, समझे? अथर्व ने अपनी माँ शब्द पर जोर देकर कहा। तब राकेश बोला, ठीक है आदित्य, रख लेना। तभी अथर्व का फोन बजा, तो उसने देखा अक्षत का फोन है। वो फोन उठाकर आदित्य को जलाते हुए बोला, बोलो बड़े भैया। आदित्य ने अथर्व को घूर कर देखा। दूसरी तरफ से अक्षत बोला, दूसरों को जलाकर कोयला बनाना बंद कब करेगा तू कुत्ते? तब अथर्वा बोला, कुत्ते, तुझे इज्जत हजम नहीं होती? बोल कबाड़ की दुकान, फेंक अपनी जुबान से कबाड़। दूसरी तरफ से सबके हंसने की आवाज आई तो अथर्व ने फोन स्पीकर पर करके रख लिया। तब धैर्य अक्षत से बोल रहा था, और करवाले बेइज्जती साले, अर्थ मेरे भाई। तभी अथर्व बोला, बोल दूसरे कुत्ते। एक बार फिर दूसरी तरफ जोर का ठहाका लग गया। इधर सब बच्चे भी हंस दिए। तब धैर्य बोला, मैं तो प्यार से बोल रहा था कमीने, खैर 3 बजे एक मीटिंग। तभी अथर्व बीच में बोला, मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत थक गया हूं, मैं नहीं आऊंगा, बाय, टाटा। अथर्व ने जल्दी से फोन काट दिया। तब अद्वैत अथर्व को घूरते हुए बोला, आप तो अभी बोल रहे थे आपकी मीटिंग है, सच सच बताइए कहाँ भागने की फिराक में है आप, वरना मैं अभी बीपी को फोन करता हूँ। तब अथर्व बहाना बनाते हुए बोला, वो मुझे वेदांत के पास जाना है, कुछ जरूरी काम है उसे मुझसे। अपनी वेदांत का नाम सुनकर आदित्य अथर्व को फंसाते हुए बोला, डॉट अल्पविराम डॉट, ये वही वेदांत है ना, जिसके साथ मिलकर तुमने बड़े बड़े कांड किए हैं? अथर्व ने गुस्से से आदित्य को देखा। तभी आराध्या अथर्व से बोली, तुम हमारे साथ सीधा घर जाओगे, समझे? अब चुपचाप खाना खाओ और जाकर तैयार हो जाना। आदित्य मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अथर्व राकेश से बोला, अपने बेटे को समझा दीजिए मिस्टर ठाकुर, मेरे मामले में टांग ना अदाया करे, वरना उसकी टांग मैं किसी दिन तोड़ दूंगा। तब राकेश उसे घूरते हुए बोला, तुम भी उसके साथ चौहलबाजी कम किया करो, और उसने गलत कुछ भी नहीं कहा। अद्वैत, अपने इस बाप पर कड़ी नजर रखना, वरना बाद में पता चले ये किसी बड़े कांड में शामिल हो गया। राकेश भी आग में घी डालकर वहां से चला गया। पीछे आदेव अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा कि अब वो क्या करे। 10 बजे अथर्व और ग्रंथ कल छोड़े गए उन 4 लड़कों के साथ कैफे में बैठे कॉफी पी रहे थे। उन चारों लड़कों के डॉक्यूमेंट अथर्व देख रहा था। वो उन सभी को अपनी बनाई एजेंसी में शामिल करते हुए बोला, ठीक है, तुम सभी दिल्ली ट्रेनिंग के लिए आ जाना, और हाँ, अभी मेरी बात सुन लो, गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होगी। तब उन लड़कों में से एक बोला, जिसका नाम निकेतन था, वो बोला, आप विश्वास कीजिए अंकल, हम कभी गद्दारी नहीं करेंगे। आप हमें इतनी अच्छी नौकरी दे रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपने देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अथर्व ने टाइम देखा तो 10:15 बज रहे थे। वो ग्रंथ को लेकर हवेली के लिए निकल गया। हवेली में अद्वैत ने अपना बैग लाकर हॉल में रख दिया। सब लोग भी तैयार थे, इंतजार था तो बस अथर्व का। आराध्या भुनाभुनाते हुए बोली, ये आदिमानव कहाँ चला गया? सुबह से आफत उतार रखी थी उसने, अब खुद पता नहीं कहाँ भाग गया। तब राकेश अद्वैत से बोला, अद्वैत, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने बाप पर नजर रखना, वो बहुत बड़े बड़े कांड करता रहता है। तब अद्वैत बोला, मुझे पता है दादाजी, पापा इस वक्त कहाँ हैं, और इस समय वो अकेले नहीं हैं, ग्रंथ उन्हीं के साथ है।
तब राकेश मुंह बनाकर बोला, हाँ तो उस लड़के और तेरे बाप की हरकतों में ज्यादा अंतर नहीं है, यही तो कारण है कि वो उस लड़के पर इतना मेहरबान हो रहा है। तभी अथर्व ग्रंथ के साथ पधारा और बोला, सब लोग तैयार हैं, चलो फिर। तभी अद्वैत अथर्व से बोला, पापा हम बस एक बार रोहिणी दादी से मिलकर आते हैं। सभी बच्चे और आराध्या भी उनके पीछे पीछे रोहिणी के कमरे की तरफ चली गई। ग्रंथ भी उनके पीछे चला गया और अथर्व वहीं मीनल जीजी के पास बैठकर उनसे अपना ख्याल रखने के लिए कहने लगा। अब क्या नया कांड करने वाला है अथर्व और क्या है नया मिशन, कैसे डील करेंगे ग्रंथ और अथर्व उसके साथ।